नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? गुरु नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग करवा रहे हैं आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, और इसी कड़ी में आज का हम एक वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने जाएंगे। तो तैयारी कैसी चल रही है? बहुत सी मुश्किलें आएंगी हमारे जीवन में, लेकिन से हमें घबराना, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। वही संसार बदलता है जो संघर्ष की राह पे चलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो रात दिन नहीं देखना, तैयारी में लगे रहें, संघर्ष नहीं देखना, क्योंकि आपको संसार बदलना है, आपको संसार बदलना है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ में है। सुरिता शिखा जी, करण शर्मा जी, दिव्यांशी सिंह, देवांग जी, देवांग गैलेक्सी जी, बहुत से प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। पूनम कुमारी जी गुड मॉर्निंग, करण शर्मा जी गुड मॉर्निंग। वीडियो जो है आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। खुशी जी, वर्षा सैनी जी, मानवेंद्र जी और मोहित जी, बजरंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, ये जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा। आज का जो टॉपिक्स हैं इनमें आप देखेंगे वेरियस टॉपिक्स को कवर करते हुए जो है हमने क्वेश्चंस लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी राइबोज, ग्लूकोज। तो हम सबको पता है कि सेलुलोज एक तरह का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड्स का जब जल अपघटन किया जाता है तो एक मोनोसेकेराइड यूनिट बनती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? सेकेराइड के पॉलीमर्स होते हैं। तो क्या होगा इसके लिए आंसर? क्या होगा इसके लिए आंसर? इससे पहले हम कुछ चीजें, कुछ बातें जो हैं हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो है पहला प्रश्न जो है आपके सामने है, आप इसमें देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर रहेगा। तो सेल्यूलोज एक तरह का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इस सेल्यूलोज का अगर जल अपघटन कर दिया जाए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? डी ऑप्शन सभी का सही। अब डी ऑप्शन मतलब ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, लेकिन कौन सा वाला बनेगा? डी ग्लूकोज बनेगा। कौन सा ग्लूकोज बनेगा? डी ग्लूकोज। तो डी फॉर डी ग्लूकोज आंसर सही है। ठीक है, पूर्णा राम जी, तिशु जी, सभी का आंसर सही है, डी ऑप्शन। सेलुलोज किस में पाया जाता है ये जल्दी से कमेंट करके बता दें, मुझे पता तो चले कि आपको एडिशनल नॉलेज भी पता है या नहीं। सेलुलोज की तरह ही स्टार्च होता है, और स्टार्च भी बहुत सारे फूड आइटम्स के थ्रू हमारे शरीर को मिलता है, और स्टार्च के जल अपघटन से भी क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो सेलुलोज किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और सभी को बधाई, दिव्यांश जी, देवांग जी, प्रतिभा जी, पूनम जी, खुशी जी, आनंद जी, नरेंद्र जी, सभी का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। प्रधान गोपाल राम जी, डी ऑप्शन सभी ने करेक्ट ऑप्शन बताया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा बेस आरएनए में तो पाया जाता है परंतु डीएनए में नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए? कौन सा बेस है जो डीएनए में नहीं मिलता, आरएनए में मिलता है? यूरेसिल है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है। क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? हम सबको पता है डीएनए और आरएनए जो भी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें एक तो पाया जाता है शुगर, एक पाया जाता है क्या? एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है,
ठीक है, जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स चाहे डीएनए हो या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड में एक तो शुगर होती है, शुगर जुड़ी हुई होती है बेस से, और यही शुगर जुड़ी होती है एक फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फेट PO4 ग्रुप से जुड़ी हुई रहती है, फॉस्फेट ग्रुप। मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी रहती है शुगर, ठीक है। अब शुगर जो है दो तरह की होती है, हम सबको पता है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है तो क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए बन जाएगा। और अगर राइबोज शुगर है तो आरएनए होगा, ठीक है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। अब बेस जो होते हैं हम सबको पता है 5 तरह के बेसेस होते हैं। 5 तरह के बेसेस में अपने को ध्यान रखना है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में एडिनोसिन, थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन और गुआनिन पाया जाता है, ठीक है। तो अपने को कोड वर्ड क्या याद रखना है, ACGT, ACGT इसमें पाया जाता है, और AGCU इसमें पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो पाया जाता है दोनों में, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन तो दोनों में पाया जाएगा। ध्यान से सुने, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में एडेनिन पाया जाएगा, दोनों में साइटोसिन भी पाया जाएगा, दोनों में गुआनिन भी पाया जाएगा। बट डीएनए में ओनली थाइमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थाइमीन। और आरएनए में ओनली यूरेसिल पाया जाता है। तो ध्यान में रखें, ये तीनों दोनों में मिलते हैं, डीएनए आरएनए दोनों में मिलेंगे, आरएनए दोनों में मिलेंगे, एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन। साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन दोनों में मिलेंगे, बट यूरेसिल ओनली इन आरएनए में पाया जाएगा, ओनली इन आरएनए में ही पाया जाएगा। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। और ए ऑप्शन विजय जी, संजय जी, रोहित सैनी जी, इट्स मोहित जी, सभी का आंसर सही है, ए ऑप्शन। यानी कि तैयारी आपकी बड़ी अच्छी चल रही है। कॉमन क्वेश्चन है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स में आने वाला क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। पूनम कुमारी जी, देवांग जी ही सभी ने ए ऑप्शन सही बताया है। यूरेसिल केवल डीएनए में, आरएनए में पाया जाता है, और डीएनए में पाया जाएगा थाइमिन, राइट। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो कितने बच्चों ने, कितने लोगों को ये प्रश्न के साथ की थ्योरी मजेदार लगी, क्योंकि हम हर प्रश्न के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं केवल सीधा सीधा प्रश्न बनाया। जो लोग थ्योरी भी नहीं पढ़ी होगी वो भी यहाँ से नोट्स बना करके अपना जो ये टॉपिक है इसको तैयार कर सकते हैं। तो दिव्यांश जी, गोपाल राम जी, खुशी जी, सभी ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ये, और नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित है हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। ये H2S को सल्फर में के कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए संभावित प्रक्रिया क्या होगी। कोलाइडी विलयन आप जानते हैं क्या होते हैं। कोलाइडी विलयन में अगर कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से अधिक है तो कोलाइडी विलयन बनेगा। और कोलाइडी विलयन जो है रासायनिक विधि से बनाने के मेथड में क्या किया जाता है, H2S जो है, H2S को क्या किया है, बिल्कुल सिंपली समझना है। H2S को हमने सल्फर में कन्वर्ट किया है, हाइड्रोजन हटा दी, सल्फर का कोलाइडी विलयन बना, कोलाइडी विलयन बना। अब देखो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण, जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब क्या होता है, किसी में जल को जोड़ करके उस मॉलिक्यूल को तोड़ना, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और उदासीनीकरण का मतलब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो देखो ऑक्सीकरण का मतलब होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। और उदासीनीकरण का मतलब एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। जल अपघटन का मतलब H2O का किसी में हम जोड़ दें, जैसे RX है,
इसमें मैंने जल अपघटन किया, हाइड्रोलाइसिस किया, ठीक है। तो जल अपघटन से ये क्या बना, अल्कोहल और RX बना, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रक्रिया में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इससे इसमें आने में हाइड्रोजन निकली, हाइड्रोजन का मुक्त होना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ऐसे भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस पे क्या चार्ज था, -2, अब क्या चार्ज हो गया, 0। तो माइनस चार्ज में कमी आना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दिव्यांशी जी का आंसर सही है, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और ये प्रश्न सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न जो है समझ में आया होगा, लॉजिक भी समझ में आया होगा। भीम सिंह भाटी जी, सीमा प्रजापति जी, आपका आंसर भी सही है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। हालांकि ये प्रश्न कोलाइडी चैप्टर का है, लेकिन कोलाइड वाले चैप्टर का है, परंतु यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम में आ रही है, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि भाई हाइड्रोजन का निकलना क्या हुआ, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ती तो ये क्या होता, रिडक्शन होता, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा समय लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, पहले पढ़ लेते हैं। क्या प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता m/20 के बराबर ली, ठीक है। 500 सेकेंड बाद में अभिकारक की सांद्रता m/200 हो गई, तो वेग नियतांक क्या होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको क्या दिया गया, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमारे पास में क्या दी है, A = गिवन है m/20, और A-x कितना हो गया, A-x हो गया m/200। और वेग नियतांक पूछा है, वेग नियतांक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, K1 = 2.303/T log A/A-x। अब ये फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है 500 सेकेंड, आप चाहें तो इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। 2.303/500 log यहाँ पे कितना है, m/20 से m/200। तो फाइनली सॉल्व करेंगे ना, देखो तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, 200 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आया मेरे पास 2.303/500 log 10, और log 10 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। log 10 का मतलब क्या हुआ, 1, ठीक है। log 10 का मतलब 1 है। अब मैंने जो है इसको सॉल्व किया, तो 2.303/500 आया, 500 आया, तो 500 आया, ठीक है। अब मैं जो है इसको सॉल्व करती हूँ, इसको डिवाइड करूंगी 5 से, तो यहाँ पे आएगा लगभग, इसको डिवाइड किया तो 4 पॉइंट, आंसर देख सकते हैं। न्यूमेरिकल टफ नहीं है बच्चों, न्यूमेरिकल्स तो एग्जाम में आएंगे, और केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं, आपको A गिवन है, A-x गिवन है, K1 कैलकुलेट करना है, ये सारी वैल्यूज पुट की। अब देखो क्या है, 2.303, इसको मैंने डिवाइड किया किससे, इसको डिवाइड किया 500 से, तो 500 से डिवाइड करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.606 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, सॉल्व हो गया, समझ में आया। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस प्रश्न में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2.303/T log A/A-x। A यानी प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, 500 सेकेंड T समय दिया हुआ है, ठीक है, और अभिकारक की सांद्रता A-x भी दी हुई है। सिंपली पुट करना है फॉर्मूला में और हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो बहुत से बच्चे आलस करते हैं, आलस ये कि इतने बड़े को कौन सॉल्व करेगा, दिमाग ही लगाना नहीं करेंगे, तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स करते ही नहीं है। न्यूमेरिकल्स करने से कॉन्सेप्ट मजबूत होता है, न्यूमेरिकल करने से ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को स्किप मत किया करो, न्यूमेरिकल्स करते रहा करो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है मेरे पास में ये 1 × 10⁻⁻8 m HCl का सॉल्यूशन है। मेरे पास HCl सॉल्यूशन है,
ठीक है, इसके लिए pH मुझे बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो pH इक्वल्स टू क्या होता है, pH इक्वल्स टू होता है हमारे पास में हाइड्रोजन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। नेगेटिव लॉग अगर मैंने लिया, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻8, तो pH इस हिसाब से मेरे पास में आना चाहिए 8। बट ये क्या है, HCl है, HCl का pH जो है 8 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि HCl ये यहाँ पे 6.9 है, 6.9 ये मैंने, ठीक है, pH 8 नहीं होगा क्योंकि HCl क्या है, एक अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6.9, 7 से थोड़ा सा कम ले लें। ठीक है, तो ध्यान में रखना है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH ऑलवेज 7 से कम ही आएगा। ठीक है, भले ही आंसर में कंफ्यूज करने के लिए 8 गिवन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्लास मज़ेदार लग रही है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी और लोगों को भी जोड़ लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है ये, और अगला प्रश्न है स्टार्च इंडिकेटर। अच्छा, स्टार्च इंडिकेटर कहाँ काम में लिया जाता है? स्टार्च को सूचक के रूप में सूक्ष्म मात्रा में पता लगाने के लिए क्या कहाँ काम में? स्टार्च, सीधी भाषा में समझ लो, स्टार्च इंडिकेटर को कहाँ काम में लिया जाता है? ग्लूकोज के जलीय विलयन में, खून में प्रोटीन की जांच के लिए, आयोडीन के जलीय विलयन में, या खून में यूरिया की जांच के लिए। तो स्टार्च इंडिकेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्टार्च इंडिकेटर, स्टार्च सूचक का प्रयोग आयोडीन की मात्रा पता लगाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रश्नों को देख के घबराए नहीं, कोई भी टफ लेवल नहीं है। जो बच्चे हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं, जिन्होंने चैप्टर्स पढ़े हैं, वो इजीली बता पाएंगे। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। भीम सिंह जी, रौनक शर्मा जी, पूनम कुमारी जी, रेणु कुमारी जी गलत क्यों बता रहे हो, दिव्यांशी सिंह जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्या प्रश्न है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार सेल में ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पे होता है? गैल्वेनी सेल में ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पे होगा? कैथोड, एनोड, दोनों इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे मैं सेल्स के बारे में जो है मैं आपको बता देती हूँ। सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, सेल दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका सेल दो तरह के होते हैं, एक तो गैल्वेनी सेल, और एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसके लिए ध्यान रखना है दोनों के लिए फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला होता है अलोन, इसके लिए होता है अलोप, यानी कि इसकी एनोड लेफ्ट साइड में जाएगी और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। ये ट्रिक है, नोट कर लेना, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एनोड जो है लेफ्ट साइड में होती है, चाहे आपका गैल्वेनी सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। गैल्वेनी सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसकी भी एनोड लेफ्ट साइड में होती है, एनोड लेफ्ट साइड में होती है, इस पर ऑक्सीडेशन ही होगा लेकिन चार्ज पॉजिटिव होगा। अब ध्यान में रखें, सेल चाहे कोई भी हो, ऑक्सीडेशन ऑलवेज एनोड पर ही होता है। ये बात और है कि एनोड खुद ऑक्सीडेशन कर सकती है या उस पर कोई आकर के कर सकता है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है एनोड पर। ठीक है, किस पे होता है, एनोड पर। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सेल दो तरह के होते हैं, एक तो केमिकल एनर्जी, पेंसिल सेल है उसमें केमिकल भरा हुआ है, वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट मिलता है। आपने पेंसिल सेल वगैरह देखा होगा, हम जो है रिमोट कंट्रोल में लगाते हैं, उसके अंदर क्या है, केमिकल भरा था, उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो उसकी एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड लेफ्ट साइड में होगी, ऑक्सीडेशन होगा। बट एक सेल और होता है, वो होता है, कौन सा सेल होता है, वो सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, उसकी भी एनोड लेफ्ट साइड में होगी, ऑक्सीडेशन होगा, बट उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बात समझ में आई, ट्रिक समझ में आई, नोट कर लीजिए इस ट्रिक को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, नोट कर लें, बहुत आसानी से आपको सेल्स के बारे में याद रह जाएगा। तो बी ऑप्शन किस किस ने दिया, दिव्यांशी जी, सीमा प्रजापत जी, राहुल जी, सभी का आंसर बी ऑप्शन है। और जो मेरी तारीफ कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं। अगला प्रश्न हम लाते हैं आपके सामने, और अगला प्रश्न है ये कि यहाँ पर हमारे पास में एक क्या दिया है, एक NaOH सॉल्यूशन दिया है, इसका pH बताना है हमें, NaOH सॉल्यूशन का pH बताना है, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन का pH हमें बताना है, ठीक है। कितना NaOH सॉल्यूशन है, ये NaOH सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, 0.01 m NaOH, ये इसका pH हमें बताना है। तो देखो pH होता है वैसे ही POH होता है, और POH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये कितनी दे रखी है, नेगेटिव लॉग ऑफ, ये दे रखी है, इसको मैं कह दूं 10⁻⁴, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 10⁻⁻², तो POH कितना आ गया, 2, ठीक है। अच्छा, अब pH बराबर क्या होता है, 14 - POH कर दीजिए, तो 14 - 2 किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, तो pH = 12। तो सी ऑप्शन ये रहा। और वैसे भी ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, मेरी तो आदत है, मैं यहाँ से ये 2 0 10⁻⁻² यानी कि 2 और 14 में से 2 माइनस किया, डायरेक्टली 12 आ गया। बी और सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। रौनक शर्मा जी, सी आंसर सही है। अजय स्वामी जी का आंसर भी सी ऑप्शन सही है। जिनका ऑप्शन सही हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने नहीं किया वो प्रश्न को ढंग से समझने की कोशिश करें। पीएच प्लस POH दोनों का टोटल 14 होता है। 14 अगर आपको एसिड का दे रखा है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, बेस है तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन से हम क्या कर रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन से हम पता लगा लेंगे POH। POH पता चल गया तो pH बता सकते हैं। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया। फॉर्मूला चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अभी क्लीन करने वाली हूँ। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने ये, सांद्रता की कौन सी इकाइयां ताप पर निर्भर नहीं करती, कौन सी यूनिट्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। मोलरता, भार आयतन, मोललता, नॉर्मलता। तो हमें पता है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विलयन है उसका द्रव यानी कि जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाएगा। सामान्यतः विलयन जो है किसमें बनाए जाते हैं, जल में बनाए जाते हैं। तो जल वाष्पीकृत होगा तो क्या होगा, विलायक की मात्रा में यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी में क्या आई, कमी आई। सॉल्वेंट की क्वांटिटी में कमी आएगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा यानी कि कंसंट्रेट हो जाएगा, सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो समझिए कॉन्सेप्ट को, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएगा तो कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी कब होगी, जब मेरा सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड फॉर्म में होगा, तभी तो वो इवेपोरेट होगा। लिक्विड है तभी तो इवेपोरेट यानी वाष्पीकृत होके उड़ जाएगा ना। सॉल्वेंट कम क्यों हुआ, वाष्पीकृत हो करके कम हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो किस किस यूनिट में जो है
आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लिया गया है, तो मोलरता क्या होता है N/V, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका होता है लिक्विड का होता है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है। नॉर्मलता भी क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम है। लेकिन मोललता में क्या होता है N/M, ये क्या लिया गया है भार, और भार तापमान बढ़ाने पर भार में कमी नहीं आएगी, तापमान बढ़ाने पर भार में कमी नहीं आएगी। तो ये वाली यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मोलेलिटी डोंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोले कौन डिपेंड करता है, नॉर्मलता डिपेंड करती है, भार आयतन यूनिट डिपेंड करती है, मोलरता डिपेंड करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन के लॉजिक्स का, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। किस किस ने, रिकेश जी, प्रधान जी, सभी का आंसर सी ऑप्शन जो है जिनका सही है, दिव्यांशी जी, पूनम कुमारी जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व हो गया हमारा ये प्रश्न। आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है पदार्थ जिसका सर्वाधिक मोलल अवनमन स्थिरांक है। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ, मैं कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। मोलल अवनमन स्थिरांक, तो हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, ठीक है। अच्छा, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करे, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। कैसे, जब किसी सॉल्यूट में आप क्या मिला, जब कोई सॉल्वेंट है उसमें आपने सॉल्यूट मिलाया तो उसके कारण क्या होगा, जो सॉल्वेंट था उसका वाष्पदाब कम हो गया, तो उसका क्वथनांक जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ का मतलब हुआ अवनमन किसमें, यहाँ पे अवनमन पूछा है ना, अवनमन किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में, हिमांक का अवनमन, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होता है के एफ इंटू मोलेलिटी, और के एफ क्या है यहाँ पर, के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक। और मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है किस पे, अगर मैं देखूं तो ये निर्भर करता है विलायक के अणुभार पर। तो विलायक का अणुभार जितना अधिक होगा, मोलल, अब इन सब में से सबसे ज्यादा अधिक अणुभार किसका होगा, ए ऑप्शन बेंजीन का होगा, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर आएगा। तो मोलल अवनमन स्थिरांक किसका सबसे अधिक होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 1 विलयन में विद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा निर्भर करती है। विद्युत अपघटय का वियोजन, इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन कितना होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा, चालकता पर, तनुता पर, ताप पर। 1 विलयन है जिसमें विद्युत अपघटय का कितना वियोजन होना है, ये किस बात पर निर्भर करेगा, चालकता पर, तनुता पर, ताप पर, या विलायक की प्रकृति पर। तो विद्युत अपघटय का वियोजन जो है, अगर हम देखें, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज होती है, ठीक है।
तनुता पर अगर आप जो है जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे वियोजन की मात्रा उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पर आयन क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, आयन जब दूर दूर जाएंगे तो वियोजन की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो क्या होता है, इसीलिए आपने देखा है जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी अधिकतम चालकता अनंत तनुता पर होती है। ठीक है, इसीलिए कोलेराउस नियम भी आया था। ठीक है, लैम्बडा इनफाइनाइट का मतलब है अनंत तनुता पर चालकता, और यह है अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि इस समय वियोजन अधिकतम होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दो तरह के विद्युत अपघट्य होते हैं, एक तो प्रबल और एक दुर्बल। प्रबल तो वो होते हैं जिनका वियोजन आसानी से हो जाता है। ठीक है, 100% तक वियोजन होता है। दुर्बल जिनका आसानी से नहीं होता। टाइमिंग यही है सेम। और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब कब हमारी लाइव क्लास होनी है। ध्यान रखें, जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारे सामने ये, फेलिंग विलयन का ग्लूकोज द्वारा निम्नलिखित में अपचयन हो जाता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी दो तरह के होते हैं। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी दो तरह के होते हैं। दोनों में ही क्या पाया जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन जो है दोनों में ही क्या पाया जाता है, CuO पाया जाता है। ठीक है, CuO पाया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या पूछा है, ग्लूकोज का अपचयन किस में हो जाता है। अब जब ग्लूकोज की रिएक्शन आप किससे कराते हो, CuO से कराते हो, तो ग्लूकोज का बन जाता है ग्लूकोनिक अम्ल, और ये जो Cu है ये बदल जाता है Cu2O में। क्यूप्रिक ऑक्साइड था, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ये बदल जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, अधिक कम संयोजकता वाले में। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं हम, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ग्लूकोज का तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का क्या हो गया इसमें, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो ये है इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ग्लूकोज में ऐसा क्या था, ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज में यहाँ था CHO ग्रुप जो कन्वर्ट हो गया COOH ग्रुप। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड कब बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा जब इस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाए, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो सामने वाले का रिडक्शन करता है। यानी कि इसने, ग्लूकोज ने फेलिंग सॉल्यूशन का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है इसका रिडक्शन कौन कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इस एल्डिहाइड ग्रुप का क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। तो किसकी वजह से हुआ, एल्डिहाइड की वजह से। थैलिक अम्ल नहीं मिलता, एमीन वगैरह तो इसमें होते ही नहीं है। ग्लूकोज की जो संरचना होती है ना, ये होती है CHO, 4 इसमें किरेल कार्बन होते हैं, नीचे CH2OH होता है, 2 OH इधर की तरफ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। ये डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये याद कर लेना, डी ग्लूकोज। तो ये जो CHO ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किस किस के द्वारा, टॉलेन अभिकर्मक, सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर टॉलेन अभिकर्मक से रिएक्शन कराओगे तो भी यहाँ COH बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा और रजत दर्पण मिलेगा।
फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इन सब से इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के कारण ये ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, जहाँ पे ये जो CHO ग्रुप है ये COH कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देवांग जी, अमित जी, रोहित सैनी जी, राहुल जी, इन सभी का आंसर सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। नरेंद्र चौधरी जी का भी आंसर सही है, प्रिंस योगी जी का भी आंसर सही है। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। इस प्रश्न के साथ अब आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा ये, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलयन का ग्लूकोज द्वारा निम्नलिखित में अपचयन हो जाता है। अभी बताया है, पीछे का एक्सप्लेनेशन अभी बताया मैंने आपको। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज प्लस CuO, तो क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड और Cu2O। अब देखो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो ये अधिक संयोजकता वाले के आगे इक लगाना है, कम वाले के आगे अस लगाना है। कॉपर की 2 संयोजकता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, +2 क्यूप्रिक, अधिक इक +2 वाला, तो ये अधिक है तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये कम वाला है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड बोल देंगे इसको। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इससे इसमें क्या हुआ, इसका ऑक्सीड, इसका तो हो गया रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आई, कमी, तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन। और ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ गई, रिडक्शन, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले का रिडक्शन करता है, यानी कि ये क्या है, एक अपचायक शर्करा, अपचायक, जो दूसरे का रिडक्शन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग, यानी कि ये क्या है, एक रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। तो और CuO क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग, तो Cu2O से क्या बन गया, Cu2O, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। तो कहाँ है ऑप्शन, बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन देवांग जी, नरेंद्र जी, प्रिंस जी, अजय जी, सभी का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, पूनम कुमारी जी, राहुल जी, अजय स्वामी जी, सभी ने आंसर ठीक दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा ये, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयनों के लिए सही नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या बात सही नहीं है, विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। जी हाँ, आइडियल सॉल्यूशन ही वो होगा जो हर कंसंट्रेशन पे, हर सिचुएशन में राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। तो ये बात तो ठीक है। विलयन बनाने में शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर डेल्टा H मिक्सिंग शून्य होनी चाहिए। हाँ जी, तो आपने विलेय और विलायक दोनों को मिला दिया, तो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद जो एंथैल्पी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, तो ये बात भी ठीक है। मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा, जो राउल्ट का नियम फॉलो करे, जिसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 हो, जिसके लिए डेल्टा V मिक्सिंग 0 हो। अब फोर्थ ऑप्शन, एथेनॉल एसीटोन को मिश्रित करने पर आदर्श विलयन बनेगा, नहीं जी, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए तीनों बातें सही है, लेकिन डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। दिव्यांशी जी, अमित जी, पूनम कुमारी जी, इन तीनों ने सही आंसर दिया है। ध्यान से पढ़ना है, बड़े अच्छे प्रश्न हैं, इनके साथ में आप अपना आपका थ्योरी भी अच्छे से तैयार हो रहा है। प्रधान जी, दिव्यांशी जी, पिट्टू कुमारी जी, सबका आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 18 प्रश्न हमने बड़े जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारे सामने ये। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद यूनिट लेस है।
मोलरता की मोलरिटी की यूनिट स्मॉल एम होती है, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है कैपिटल एम। डेनेसिटी क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो डेनेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की मास की यूनिट ग्राम ले ली तो इसका सेंटीमीटर क्यूब। मोल भिन्न क्या होता है एन अपॉन एन प्लस एन। एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल एन क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल से मोल कट हो जाएगा, तो मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं होती। दिव्यांशी जी, अमित सेन जी, डीके जी, रौनक जी, दिव्यांशी जी, सभी का आंसर सही है। मोल भिन्न के लिए कोई यूनिट नहीं होती। मोलैरिटी को स्मॉल एम यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैरिटी कैपिटल एम, डायनासिटी की भी, लेकिन मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं होती। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने ये बेंजीन। और हमने जनरल क्वेश्चंस जो हैं 2-3 चैप्टर्स के जो हैं यहाँ पर किए और उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए